प्रारंभ करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। यहाँ यह ध्यान रखना है कि मध्य पाषाण काल का मतलब है जो हमने पहले पाषाण काल के विभाजन किए थे उन 3 खंडों में मध्य पाषाण काल यानी पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल 3 भागों में पहले हमने बांटा था। इसके बाद पूर्व पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांट दिया, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। तो वहाँ भी मध्य पुरा पाषाण काल शब्द है, यहाँ मध्य पाषाण काल है। ये अंतर हमेशा अपने ध्यान में रखना, यह बहुत आवश्यक है क्योंकि कहीं कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। मध्य पाषाण काल अलग है और मध्य पुरा पाषाण काल पहले आता है। दूसरा, मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल यहाँ चालू हो जाता है। वहाँ मध्य पाषाण काल के बाद उच्च पुरा पाषाण काल चालू हो जाता है। पूरा शब्द वहाँ जुड़ा हुआ है, यह ध्यान रखना है। अब ये मध्य पाषाण काल के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये जो सर्वनूतन काल जिसे हम कहते हैं होलोसीन, उसके आरंभ में और प्रतिनूतन काल यानी प्लेस्टोसीन के अंत में यह विकसित हुआ काल है। ये अगर वैसे देखें तो पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य का काल है। हम संक्रांति का भी काल कहते हैं, ये भी ठीक है। इस काल को अगर भारत के संदर्भ में देखें तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय दिखाई पड़ता है, लेकिन एक सामान्य तौर पर देखने की कोशिश करें तो इसका काल लगभग 10,000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइम पर यह दिखाई पड़ता है। अब बात आती है कि इसका नाम मेसोलिथिक पहले कहा गया, फिर इसे मध्य पाषाण काल कहा गया। मेसोलिथिक में यूनानी भाषा में मध्य को मेसो शब्द से पुकारते हैं और लिथिक का मतलब पत्थर। मध्य पाषाण काल का यानी मेसोलिथिक शब्द का प्रयोग, मध्य पाषाण यानी मेसोलिथिक कल्चर, संस्कृति। और इसमें चूँकि छोटे छोटे उपकरणों का प्रयोग किया गया, इसीलिए इसी संस्कृति को लघु पाषाण कालीन संस्कृति भी कहते हैं। माइक्रोलिथिक कल्चर, माइक्रोलिथिक कल्चर और मेसोलिथिक कल्चर दोनों एक है, ये ध्यान रखना है आपको। क्योंकि इसके उपकरण छोटे थे इसलिए इसे लघु पाषाण उपकरण वाले संस्कृति कह दिया, और चूँकि समय के हिसाब से ये मध्य में आता है तो मध्य पाषाण काल इसे कह दिया गया। इस रूप में इसे हमें ध्यान रखना है। इस काल में बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं, विशेष करके हम कहें पर्यावरण में परिवर्तन होता है। इसी समय यह माना जाता है कि मध्य एशिया के भाग में विशाल समुद्र था जो सूखने लगा, उसी में काला सागर बना, कैस्पियन सागर बना, मध्य एशिया की झीलें आई और ये सब बनी। और जो सारा पिंड था हमारा धरती का, ये अलग अलग होता है। इसमें स्पेन अलग होता है, यूरोप से इंग्लैंड अलग होता है, मिस्र से अरब देश अलग होता है। ये जो परिवर्तन होते हैं ये इसी समय होते हैं। तो इसमें शीत क्षेत्र था और ये जीव जंतु जो थे ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाने लगे और मरु या शुष्क प्रदेशों में उष्ण जलवायु के जीव जंतु आने लगे। तो इस तरह का वातावरण में परिवर्तन इस समय में होता है। गुजरात का माना जाता है, एक विशेष बात है कि एक सींग वाला जो गैंडा है असम का, ये ध्यान रखना है, एक सींग वाला जो असम में गैंडा पाया जाता है ये पहले माना जाता है गुजरात का रहने वाला था और इसी समय ये यहाँ से वहाँ गया अपने पर्यावरण के हिसाब से अपने को ढालने के लिए। तो जीव जंतुओं में भी गतिशीलता दिखाई देती है, मनुष्यों में भी गतिशीलता दिखाई देती है। हर तरह से यह काल एक अलग ढंग से दिखाई पड़ता है। अब हम बात करें कुछ मध्य पाषाण कालीन उपकरणों की। तो जैसा हमने पहले ही बताया कि ये मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे उपकरण प्रयोग में लाते थे और ये उपकरण लगभग 1 सेंटीमीटर
आप कल्पना कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक के उपकरण। अब ये समझ में आने की बात होती है कि इनका उपयोग कैसे करते रहे होंगे, क्यों करते होंगे, क्या ये सच में सच है। तो पहले तो इस पर संदेह किया गया कि क्या ये सच में ऐसा है, लेकिन जब बाद में शैल चित्रों में उन तकनीकों को देखा गया कि प्रयोग किया गया है और लघु उपकरणों को लकड़ी के टुकड़ों में फंसा करके ये धारदार उपकरण बनाने की इन्होंने तकनीक जान ली। ऐसा जब हमारे पास एक कंसेप्ट आया तब समझ में आया कि यह बहुत उपयोगी था, क्योंकि इस तरह के उपकरण को हम छोटे छोटे उपकरण को ले आराम से कहीं लेके जा सकते थे। उससे हम छोटे छोटे औजार बहुत तीक्ष्णता से आरी जैसे हम तैयार कर लेते थे एक लकड़ी में फंसा करके, तो वो भी हो जाए। इसमें बहुत ज़्यादा पत्थर की ज़रूरत नहीं है, कम पत्थर लगेगा, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, उन पत्थरों के टुकड़ों को आसानी से बदला जा सकता है। एक ख़राब हो गया दूसरा लगा दिया, दूसरा हुआ तीसरा लगा दिया, तो वो भी बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि इनमें आज की भाषा में हम कहें कम माल लगेगा, अधिक गुणवत्ता आएगी, या हम जैसे कहें नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। तो वैसे उस काल में पत्थर के जो उपकरण आए हैं उस समय की ये नैनो टेक्नोलॉजी हो गई थी कि छोटे छोटे पत्थरों के उपकरण बनाने का। अब इन उपकरणों के जो नाम है उस समय तो ये नाम नहीं थे, निश्चित तौर पर ये नाम हमने अब डाले हैं। कुछ उपकरणों के नाम के अनुसार उपकरण प्राप्त हुए थे और उनको हम देखते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे थंबनेल स्क्रैपर, आप थंब मतलब समझते ही हैं अंगूठा, अंगूठे और नेल का मतलब समझते हैं नाखून। अंगूठे के नाखून के आकार का स्क्रैपर, खुरचनी इस तरह से बनाया गया कि टूटी हुई ब्लेड के टुकड़े पर एक तरफ रीटचिंग या अनुशोधन करके बना दिया, तो ये कहलाने लगा थंबनेल स्क्रैपर। आप समझ सकते हैं जैसे नाखून है और उस नाखून की तरह से इसको थोड़ा सा घिस करके एक साइड में बना दिया। दूसरा उपकरण था माइक्रोब्यूरिन। माइक्रोब्यूरिन है कि एक छोटा उपकरण है जो बेलनाकार हड्डी के पिंड पर तैयार किया जा रहा है, अस्म पिंड पर तैयार किया जाता था। इस पिंड के बीच भाग में एक खांचा लगभग आधे तक तैयार किया जाता और शेष भाग को एक प्रहार से किसी से मार करके उसको तोड़ दिया जाता था। एक छोटा भाग उससे निकलता था, वह ब्यूरिन है, और यह उपकरण खुदाई के काम में, छोटे छोटे उत्कीर्ण करने के काम में आता था। तीसरी की बात करें, परिपक्व ब्लेड या बैक्ड ब्लेड, ये समानांतर भुजाओं वाले ब्लेड हैं। इनकी एक भुजा या दोनों भुजा को रीटचिंग कर दिया जाता है, अनुशोधन कर दिया जाता है, जिससे वो तीखे धार वाले बन जाते हैं और उनको नुकीला बना दिया, तो इसे कह दिया गया ब्लैक ब्लेड। अगले की बात करें तो ट्रंकेटेड ब्लेड। ट्रंकेटेड ब्लेड, ट्रंक मतलब टूटा, आप समझते हैं। यह उपकरण टूटी हुई ब्लेड पर बनाया गया। जो ब्लेड पहले था वो टूट गया और टूटे हुए हिस्से को आड़े तिरछे जैसे था उसे काट छाँट करके, खुरच करके उसके सतह को चिकना कर दिया गया, जिससे वो काटने लायक हो जाए। तो इस तरह से एक ब्लेड तैयार हो गया और इनके एक या दोनों सिरों को खंडित कर दिया, ये ट्रंकेटेड ब्लेड कहलाने लगा। जैसे हम लोग बहुत सारे आज भी एक बार उपकरण का प्रयोग करते हैं, फिर उसको काट छाँट के दूसरा बना लेते हैं, ऐसे ही वो उस समय का ये ट्रंकेट है। अगला ब्लेड का नाम दिया गया ल्यूनेट या चंद्रिका। जैसा नाम ही है ल्यूनेट, चंद्र, अर्धचंद्राकार आकृति का लघु पाषाण उपकरण है। इसमें
टूटी हुई ब्लेड को एक तरफ रीटचिंग करके थोड़ा सा उसे कुंठित कर दिया गया, कुंठित यानी मोटा कर दिया गया, भोथरा कर दिया गया, और जिसे किसी हत्थे में लगाया जाए तो आसानी से लग जाए, और दूसरी ओर उसे खूब अच्छे से तीखा कर दिया गया, तीक्ष्ण कर दिया गया, सीधा कर दिया गया, इससे काटने में आसानी हो। कभी कभी इसको भी रीटचिंग कर दिया गया, फिर से संशोधन कर दिया गया, फिर से बना लिया गया, थोड़ा सा और चिकना कर दिया गया। इस तरह के जो उपकरण बने उनमें दो तरह के और दिखाई देते हैं, एक सिमेट्रिकल और दूसरे एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। जब ल्यूनेट बीच की ऊंचाई से दोनों तरफ बराबर हो तो सिमेट्रिकल हो गया, और जब दोनों भुजाएं बराबर नहीं हो तो एसिमेट्रिकल ल्यूनेट कहा गया। अगला त्रिभुजाकार उपकरण दिखाई पड़ते हैं। यह भी विशेष रूप से जो त्रिभुज या ट्रायंगल हैं, ये टूटी हुई ब्लेड से निर्मित हैं, और इनका आधार भाग जो है वो बहुत तीखा है, तेज कर दिया गया है और धार युक्त बना दिया गया, और शेष दो भुजाएं इनकी कुंठित कर दी गई। इस आधार पर इसे दो भागों में बांट दिया गया, आइसोलीज या समद्विबाहु, और इनमें दोनों भुजाओं की लंबाई समान थी। दूसरा स्केलीन बनाया या विषमबाहु त्रिभुज, वास्तव में जैसे तोड़ने पर टूट गया समबाहु विषमबाहु, उसको दोनों तरह से एक तरह से यूज कर लिया गया, उसे फेंका नहीं गया। किसी त्रिभुज को अगर त्रिभुज में उसे समबाहु की जगह विषमबाहु त्रिभुज हो जाए तो उसे हटा दिया जाए, ऐसा न करके उसका उपयोग कर लिया गया। यह भी बहुत काम का है। फिर इसके बाद है ट्रापेज, समलंब। यह चतुर्भुजाकार आकृति का ज्यामितिक उपकरण है जिसके ऊपर नीचे की भुजाएं समानांतर होती थी, और नीचे वाली जो थोड़ी भुजा है ऊपर वाली भुजा से छोटी है। यह उपकरण की तीनों छोटी भुजाएं रीटचिंग या दोबारा उसको संशोधन करके कुंठित कर दी गई, और ऊपर की जो लंबी भुजा है उसे धार वाला बना दिया गया। यह उपकरण मध्यकालीन संस्कृति की विकसित अवस्था मानी जाती है। तो यह एक टेक्निक बनाया गया, इससे भी उपकरण इन्होंने बना लिए, और इन उपकरणों को बनाने के बाद इन लोगों ने, जैसा मैंने पहले बताया, इनका उपयोग करने में बहुत आसानी रही। एक कोई लकड़ी का या अस्थि का कोई टुकड़ा लेकर के लंबा, और उसमें एक तरफ से इन्हें फंसा देते थे, और ये इतने अच्छे से लगा देते थे कि इससे आराम से किसी भी चीज़ को काटा जा सकता था। वो चाहे हड्डी हो, चाहे शिकार करने वाले चीज़ें हों, उनको शिकार किया, उनको काटने का, मांस को काटने का, या फल फूल काटने का, या लकड़ी काटने का, जैसे आरी होता इस तरह का पूरा उपयोग इन लोगों ने आरी जैसा करना चालू किया। यह अपने आप में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी। उस काल के लिए एक बहुत बड़ी तकनीक थी कि एक छोटे छोटे ब्लेड को एक जगह फंसा करके उनसे बड़ी बड़ी चीज़ों को काटना, और काट करके उसे अपने हिसाब से बना लेना। यह एक तकनीक आज हम बैठ करके अगर उस समय की कल्पना करते हैं तो उस समय बहुत बड़ी टेक्निक के रूप में आई थी। नैनो टेक्नोलॉजी थी वो। हमारे पाषाण युगीन मनुष्यों के लिए दिमाग के रूप में हम कहें बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी, बहुत बड़ा तकनीक था। और निश्चित तौर पर
मनुष्य अब अपनी बुद्धि का प्रयोग बहुत अधिक करने लगा था, हर चीज़ में करने लगा था, यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है इन उपकरणों को देखकर। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में हम इसके आगे की बातें करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका।